नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। आज हमारी खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, मिस्टर अनिल किशोर यादव जी, और अभी वर्तमान में सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज़ में। थैंक यू, नमस्कार। आम आदमी के मन में ये जिज्ञासा होती है या इच्छा भी होती है, पुलिस एक बड़ा सवाल होता है सामान्य तौर पर दिमाग में। कई बार लोगों को डर भी लगता है, कई बार लगता है कि नहीं, पुलिस हमारी मित्र है, जैसा आपके यहाँ स्लोगन भी चलता है कि पुलिस आपकी शत्रु नहीं मित्र है। तो पुलिस को लोग कैसे देखें, अगर आपके शब्दों में समझें तो? पुलिस अंचल जी, राज्य का, स्टेट का, सरकार का जो व्यवस्था है आधुनिक स्टेट की, उसमें पुलिस वैसे रेस्पोंडर्स में से है जो सबसे पहले जनता के साथ उसका संपर्क होता है। किसी भी डिजास्टर की स्थिति हो या कोई क्राइम हुआ या अन्य जो परिस्थितियाँ, तो इसलिए पुलिस से सीधा संपर्क होने की वजह से पुलिस की भूमिका जितनी अधिक जनोन्मुखी होगी, जितना पीपल फ्रेंडली होगी, उतना बेहतर होगा समाज में न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए और सरकार की छवि। जी, तो जैसे कुछ भी समाज में घटता है तो सबसे पहले पुलिस को ही याद किया जाता है। कोई भी समस्या हो पुलिस को फ़ोन कर दे, कोई भी समस्या हो पुलिस को फ़ोन कर दे। तो होते तो वो एक आम इंसान ही है, आम लोगों के बीच से ही वो आते हैं। तो किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि जनता की सेवा के लिए किस तरीके से? क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि 24 घंटे जिम्मेदारी में ही रहते हैं। बिल्कुल, पुलिस ऑफिसर के बारे में, पुलिस कर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि यू आर ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक, 24 घंटे आपको। और इसका चूँकि इसमें काम बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याएं भी रहती हैं इनकी, चूँकि ड्यूटी ज़्यादातर राज्यों में बहुत ज़्यादा वर्क आवर्स लंबे हमें हमारे अधिकारियों कर्मियों को काम करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो हम उम्मीद करते रहे हैं, ये जो सेटअप था कॉलोनियल उपनिवेशकालीन ब्रिटिशर्स का, तो वो तो हर तरह से जवाबदेह उनके प्रति थी जो सत्ताधारी थे। लेकिन ये चीज़ जिस तरह से तेज़ी से हमारी लोकतंत्र में जिस तरह से जनोन्मुखी होना चाहिए था, जिस तरह का पीपल फ्रेंडली, और उस तरह का यही हमारी चुनौती रहती है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की मांग है उसके अनुसार जनोन्मुखी बनाया जाए। तो ट्रेनिंग में प्रशिक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें रहती हैं उनमें इन चीज़ों पर विशेष जोर देने की ज़रूरत होती है। अन्य जो उनके टेक्निकल जो जिम्मेवारी हैं उनके निष्पादन के लिए उनकी योग्यता, उनकी स्किल्स जो चाहिए, कानून की स्किल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करना है उसकी स्किल्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड उसमें जो उनके कंटिजेंट हैं, जब हथियार लेके बदमाश से, अपराधी से, मुठभेड़ गिरोहों से होती है तो उसके लिए आपको हथियारों की ट्रेनिंग, ये सभी ट्रेनिंग में ये कोशिश की जाती है कि ट्रेनिंग बहुमुखी हो, बहुत संतुलित हो, जिससे जो ज़रूरत है संविधान हमसे डिमांड करता है उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देने का प्रयास करें। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी रहती हैं, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी, अभी भी हमारी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या में पुलिस बल नहीं है। फिर भी उनकी ट्रेनिंग के लिए उचित, समुचित, सम्यक जो ट्रेनिंग संसाधन होने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग अकेडमी टॉप लेवल पे, उनकी संख्या अभी भी ज़्यादातर राज्यों में हमारे देश में पर्याप्त नहीं है। जी, तो आप जिस तरीके से, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी कई संशोधन भी हुए हैं, आपकी एक नई किताब भी आ रही है, उस पर ज़रूर मैं चाहूँगा कि कुछ खास, क्योंकि आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज को समझने वाले और उसकी चिंता भी करने वाले लोगों में आते हैं। जी बिल्कुल, ये नए आपराधिक कानून हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में हम लोग NCL कह देते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज। तो इसमें ऐसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका पार्ट तो सिविल लॉज पे भी, सिविल प्रोसीजर कोड पे भी उस पे लागू होता है। लेकिन फिर भी जो हम लोग बात करते हैं इसमें क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के सिलसिले में, तो न्यू क्रिमिनल मेजर एक्ट्स या न्यू क्रिमिनल लॉज ही कहेंगे। तो पहला जो 1860 में अंग्रेज़ ने जो बनाया था
भारतीय दंड संहिता, जी, इंडियन पिनल कोड इंडियन पेनल 1860 में बना था, तो वो 163 साल बाद दिसंबर 2023 में जी, हमारे स्वतंत्र देश की संसद ने अभी दिसंबर 2023 में 25 दिसंबर को वो अधिसूचित किया गया था। उसी दिन महामहिम की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऐसे 20 दिसंबर को लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया था, 20 दिसंबर को पास हो गया था। अगले दिन 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। 25 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमोदन के पश्चात वो कानून बन गया। उसी दिन उसको अधिसूचित कर दिया गया गजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से, और उसी में शक्तियाँ ये डेलीगेटेड थीं एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, यानी भारत सरकार को, कि वो तिथियां निर्धारित कर सकें कि जब से उन कानूनों को लागू होना है। जी, तो 24 फरवरी 2024 को 2 महीने बाद, कानून पारित होने के 2 महीने बाद, भारत सरकार ने उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये अधिसूचना जारी कर दी कि ये 1 जुलाई 2024 से हमारे कानून प्रभावी होंगे। अपवाद स्वरूप उन्होंने एक सेक्शन है, धारा भी कहते हैं हिंदी में, खंड भी कहते हैं, या मध्य प्रदेश में खंड कहते हैं, तो 106 का उपखंड 2, सेक्शन 106 सब सेक्शन 2, जो आम बोलचाल की भाषा में उसे हिट एंड रन मामले के रूप में जाना जाता है, उसे छोड़कर बाकी पूरा कानून 1 जुलाई से हमारे लागू हो गए। तो भारतीय न्याय संहिता 1860 की आईपीसी को की जगह पर आई है, और सीआरपीसी जो 1898 में मूल रूप से बनाया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन उसके बाद 1974 में 1 अप्रैल से फिर नया हमने अपनी आज़ाद संसद ने पारित किया था, वो लागू हुआ था, लेकिन फिर से उसको भी नया ही तैयार किया गया है। उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में अंग्रेज़ों ने जो बनाया था, वो अब तक वैसा ही था, कुछ संशोधनों के साथ। उसको नए सिरे से फिर ये तैयार किया गया भारतीय साक्षर नियम। तो ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। ये आपकी जो सर नई किताब आ रही है, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी जानकारी हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ चुनौती ये है कि जो कानून का जो सभी ये तीनों नए कानूनों का जो अंतिम धारा है, अंतिम सेक्शन, जैसे 358 सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में, तो सेक्शन नंबर 358 358 में रिपील एंड सेविंग, पुराना कानून हट गया, उसको रिपील कहते हैं, और सेविंग, उनकी क्या प्रक्रिया अभी भी बची रह गई है, वो पार्ट। तो इन तीनों कानूनों के अंतिम सेक्शन में जो रिपील एंड सेविंग है, तो रिपील के हिसाब से तो 1 जुलाई से वो पुराने रिपील हो गए, लेकिन सेविंग पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो प्रक्रियाएं, जो प्रोसीडिंग्स, कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ट्रायल, किसी तरह की चीज़ें जो पहले वाले कानूनी सेट से चल रही थी, वो यथावत चलती रहेंगी। तो और नई तो 1 जुलाई से जो नई चीज़ें जो भी दायर होंगी, नई एफआईआर दायर होंगी, नई चीज़ें होंगी, तो वो उसके हिसाब से चलेंगी। लेकिन पेंडेंसी तो हमें, आपको पता है कि लगभग देश में 4.25 करोड़ मुकदमे, क्रिमिनल मुकदमे पेंडिंग हैं अभी। तो अब अगले कई सालों तक ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जुरिडिक्शन में अलग अलग तिथि हो सकती है, जब तक उनका अंतिम केस भी, अंतिम प्रकरण भी निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ये डुअल एप्लीकेशन रहेगा। दोनों ही कानूनों के सेट एक साथ चलेंगे। एक तरफ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट भी पुराने मामलों में चलता रहेगा, उसको हमको एक झटके में भूल नहीं जाना है। और जो नए आए 1 जुलाई के बाद से जो भी चीज़ें होंगी, उनके बारे में नए कानून। तो अब यहाँ जो कानून से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों की चुनौती डबल है, और जम्मू कश्मीर के मामले में तो ये ट्रिपल है, 3 गुनी। चूँकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 2 पे काम हो रहा था। जो पहले से था वो पेंडिंग वाले मामलों में वो चल रहा है, और नया अब उनके लिए 3 हो गए। उनकी चुनौती तो और तिहरी होगी, बाकी देश की दोहरी चुनौती। तो इस हिसाब से मैंने सोचा, जब मैं ट्रेनिंग, हमारे यहाँ हम लोग जजेज़ की, अभियोजन अधिकारियों की, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की, और जो प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज, जेल से जुड़े हुए अधिकारियों की और पुलिस ऑफिसर की, इन सभी की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इस क्रम में ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसी किताब हो जो एक साथ नया और पुराना दोनों को दिखा सके। दोनों कानूनों पर चर्चा है, दोनों कानूनों पर अलग किताब। तो हमने ये किताब तैयार की है जिसमें अलग अलग मल्टी कलर का यूज़ करके
जैसे पुराना चला गया तो लाल झंडी, और नया कुछ आया है तो हरी झंडी, हरा सिग्नल। ठीक बात है। तो जो चीज़ कॉमन रह गई उसको तो ब्लैक जनरल फॉन्ट होता है किताबों का। बिल्कुल। जो कॉमन है पुराने और नए में, उस सेक्शन के जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उसमें जो कॉमन है वो काले रंग में हमने रखी, जो नया जुड़ गया जो पहले नहीं था वो हरे रंग में, और जो चला गया पुराना लाल झंडी वो लाल रंग में। तो एक ही साथ एक ही सेक्शन को आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि नया सेक्शन ये है, पुराना लाल रंग में लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं अगर वो उसमें कोई बदलाव नहीं है तो पूरा का पूरा काला दिखेगा वो हिस्सा। कहीं कोई बदलाव है, पुराना हट गया है तो लाल और नया हरा, तो लाल के साथ काला आप पढ़ोगे तो ये आईपीसी हो गई, हरे के साथ काला पढ़ोगे तो भारतीय न्याय संहिता हो गई। तो एक ही साथ, एक ही, बिना दूसरी किताब रेफ़र किए हुए, इवन दूसरी किताब आप उठा भी लो तो भी तुलना जब करोगे तो आपको आंखों दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना है कि इसमें अंतर कहीं आया या नहीं भी आया, और यहाँ एक साथ दिख रहा है। तो ये बहुत उपयोगी होगी हमारे सभी जो कानून का पे काम कर रहे हैं, वकीलों के लिए भी। तो इसमें ये जो नए संशोधन आया है इसमें आम जनता के लिए ये कितना कारगर है और अपराधियों के लिए कितना किफ़ायती? जैसे एक है, आप कहीं दूर से भी EFIR आम बोलचाल में जानते हैं, वो हम कर सकेंगे। पहले भी ये चीज़ दूसरे रूप में आई थी केस लॉज के माध्यम से, लेकिन चूँ कानून का हिस्सा नहीं, शून्य में संहिता का भाग नहीं था, तो इसलिए लोग इस पे उतना, हम लोग पुलिस अधिकारी और उसका प्रचार प्रसार नहीं था, उतना अनुपालन नहीं होता। अब उसमें आ गई EFIR कहेंगे, जो आप दूसरा कह रहे हैं वो 0 FIR या शून्य। उसका ये है कि ये आप इस थाना क्षेत्र में नहीं है, जिस थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई उससे कहीं और भी आप हैं तो वहाँ के भी थाना में आपकी कंप्लेंट FIR दर्ज होनी है। ये अगेन ये दूसरे मामलों में आया, सतविंदर कौर बनाम दिल्ली, उसमें, लेकिन अब ये संहिता का भाग हो गया, तो इसका अनुपालन अब करने की कोई पुलिस अधिकारी लापरवाह भी है या नहीं भी करना चाह रहा, टाल मटोल भी करना चाह रहा, वो भी अब इससे बच नहीं पाया, अब तो कानून की संहिता का भाग हो गया जी। इसी तरह से इन्फॉर्मेंट और विक्टिम दोनों को ही सूचना और इस तरह से देने का, और ट्रायल इन एब्सेंसिया एक आ गया, जैसे दाऊद इब्राहिम यहाँ से भाग के चला गया है दूर, हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर न्यायालय चाहेगा तो उसकी ट्रायल उसकी अनुपस्थिति में ही सारी शुरू करके हम कर सकते हैं किसी भी तरह के अपराधियों की। तो इससे ट्रायल इन एब्सेंसिया हम प्रारंभ करने से अब उनको ये अवसर कम मिलेगा गवाहों को डराने धमकाने का, वो ट्रायल शुरू करके और जजमेंट तक सब कुछ हो सकता है। ये धारा 356 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। धारा 299 CRPC में था, लेकिन वो यहीं तक था कि एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता था बस, तब तक फिर एक्यूज जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ या सरेंडर नहीं किया तब इंतजार करना पड़ता था। अब लेकिन इस मामले में ये पूरा अंतिम जजमेंट तक न्यायालय, हमारे विद्वान न्यायाधीश इसको सुना सकेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के बारे में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कि प्रोक्लेम, और ये जो ट्रायल इन एब्सेंस है उन्हीं के मामले में लागू है, और बाकी दायरा और बढ़ा सकेंगी राज्य सरकारें एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के माध्यम से। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का दायरा पुराने इंडियन पिनल कोड की मात्र 19 धाराएं थी, 19 अपराध थे, उनके बारे में ही वो लागू होता था। अब हमारे विधि निर्माताओं ने कर दिया है उसमें कि 10 साल या उससे ज़्यादा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, इनके मामलों में सभी, न सिर्फ भारतीय न्याय संहिता के मामले बल्कि और जो विशेष अधिनियम स्पेशल एक्ट्स होते हैं उन सब के भी उसमें आ सकेंगे। तो ये बहुत दायरा अत्यंत व्यापक बना दिया गया। तो ये कुछ चंद मैंने आपको कुछ उदाहरण, इसलिए जो बहुत ही प्रभावी हमारे लिए, आम जन के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए साबित हो सकते हैं अगर हम उन पर ठीक से उनके बारे में ट्रेनिंग देकर, सभी स्टेक होल्डर जागरूक हैं, सब लोग एक टीम वर्क के रूप में अच्छे से काम करना चाह रहे हैं, और कोई लापरवाही कर रहा है तो उसके लिए पहले से भी प्रावधान था 166A IPC में, कि जो निर्भया वाला केस के बाद से जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ गया था कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, लोक सेवक कोई है, कानून ने उसको आदेश दिया है कि तुझे ये करना है और वो नहीं कर रहा है, जानबूझकर उसको अवहेलना कर रहा है, तो उसको संज्ञेय अपराध बना दिया गया था, FIR हो सकती है। तो इसमें मैं आपके दर्शकों को ख़ास तौर पे ध्यान दिला देना चाहूँगा कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमन, महिला
या बच्चों पर जो सेक्सुअल असॉल्ट है, बच्चियों पर, महिला पे, फीमेल पे, वो एसिड अटैक, तेजाब से हमला कर देते हैं वो, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को ट्रैफिक करके दूसरे चीज़ों में वो लगा देते हैं। ये सारे सेक्शंस में अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उस पुलिस के जिम्मेवार एसएचओ पर, थानाधिकारी, थानेदार या जो भी कहते हों अलग अलग इलाकों में, ऑफिसर इंचार्ज है कानून में लिखा हुआ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, तो उन जिम्मेवार पब्लिक सर्वेंट जो एफआईआर करने की उनको जिम्मेवारी थी वो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये 199C भारतीय न्याय संहिता, पुराना 166A था। तो ये सारे प्रावधानों के माध्यम से हम लोग जागरूक रहते हुए, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए, इसको एक बेहतर मौका है कि हम न्याय की बेहतर स्थिति हम समाज में सुधार की गुंजाइश तो हर जगह रहती है। जैसे अभी नया कानून आ गया है, इस पर संशोधन हुआ। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि पुलिस विभाग में या जो ट्रेनिंग सेंटर एकेडमीज़ हैं, इसमें क्या सुधार और होने चाहिए, और पुलिस को और बेहतर करने के लिए, पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी, ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ट्रेनिंग पर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम पुलिसिंग में जहाँ रहते हैं तो जनरली सभी राज्यों का मेरा अनुभव है कि ट्रेनिंग थोड़ी उपेक्षित रह जाती है। ट्रेनिंग के लिए आपका अधिकारियों का, कर्मियों के नॉमिनेशन से लोग पीछे रहते हैं। जो जिम्मेवार अधिकारी, मान लीजिए डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक, तो वो सोचेंगे लॉ एंड ऑर्डर में और यहाँ से मेरा ये आदमी, ये अधिकारी निकालना पड़ेगा। तो वो जितनों की ज़रूरत है, ट्रेनिंग सेंटर्स की जितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से भी वो लोग नहीं कई बार दे पाते। तो ये उनको थोड़ा सा इसमें पुलिस लीडरशिप का ज़्यादा रोल है, आईपीएस ऑफिसर्स की ज़्यादा भूमिका है कि उन्हें समझना होगा कि ट्रेनिंग का महत्व को हम कम कर रहे हैं तो ये दीर्घकालीन सोच नहीं हुई, ये शॉर्ट साइटेडनेस है। बस हम अपना तक देख रहे हैं कि मेरा आदमी है ट्रेनिंग में चला जाएगा तो इतने 5 दिन या 10 दिन मुझे इसके बिना काम करना होगा, तो हम ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हैं। आने वाले, अपने में डीजीपी हूँ तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, आने वाले डीजीपी के लिए और आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन ये औचित्य नहीं है इसका। चूँकि हमें किसी भी तरह से निकालना चाहिए ट्रेनिंग, तब उसकी क्वालिटी बेहतर आएगी तो वो बेहतर काम कर पाएगा ज़्यादा। अभी उसकी नीयत ठीक भी है, नीयत वाला का सवाल हम ये मान लें कि मान लो सबकी ठीक है, उसके बाद भी उसको स्किल, उसकी कुशलता, उसकी प्रवीणता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। हमने उसे स्पेयर नहीं किया, हम बस डे टू डे की फायर फाइटिंग में ही लगे रहे कि अभी ये हो गया, अभी ये हो गया। तो एक तो इसमें आईपीएस लीडरशिप की बात है, दूसरा संसाधनों की कमी है, वो भी बढ़ाने होंगे। तीसरा मेरा मानना है कि हमें कई बार, ये सिर्फ पुलिस के ही साथ नहीं, हर जगह है कि हम ये हो जाते हैं, खाँचों में बांट लेते हैं। मैं कहता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट के संबंध में ये प्रावधान आया, 166A आया, फिर अब 199C है, तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे अधिकारी जानबूझ कर एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जिनकी एफआईआर होनी चाहिए थी, नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए, नज़ीर पेश करनी चाहिए, मिसाल कायम करनी चाहिए। तब लोगों को जिनके हक है, तब वो दूसरे को नहीं टरकाएगा। तो इसमें हमें और सख्ती बरतनी होगी। जो अन्यायी हैं और लापरवाह हैं अधिकारी, जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई करने से हमें झिझकना नहीं होगा। वहाँ ये नहीं सोचना होगा कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ तो मैं आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ क्यों लिख रहा हूँ, मैं पुलिस वाले के खिलाफ क्यों लिख रहा हूँ। ये सब चीज़ उचित नहीं है। तो उससे फिर एक माहौल बनेगा और जनता भी समझेगी कि हाँ देखिए पुलिस और ज़्यादा निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। हमें इससे बचना होगा कि हम ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है किसी भी रूप में, तो हम उसके हितों के धारक न बन जाएं, लठैत न बन जाएं उसके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये पुलिस के लिए नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो पुलिस में, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए उसके संदर्भ में कह रहा हूँ, लेकिन हम सभी को सोचते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है जो आप लोगों के लिए थी, और ये बातचीत जब आप सुनेंगे तो कानून में जो नए संशोधन हुए हैं उससे आपको कितना फ़ायदा होना है, उससे आपको कितना लाभ होना है, आम आदमी को पुलिस से किस तरीके से उसे अपना मित्र समझे, और पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग एकेडमीज़ जो हैं उनको और कितना बेहतर करना चाहिए, संसाधन बढ़ाने चाहिए। इन सभी विषयों पर अनिल साहब ने बहुत ही स्पष्टता और मुखरता से कहा। आपकी जो नई किताब आ रही है उसके लिए विस्तार न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कानून को और बेहतर समझने के लिए आपकी किताब जब बाज़ार में आएगी तो आप उसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नए और पुराने कानून के अंतर को भी बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।